नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। राजनीतिक दलों में सत्ता बचाने और सत्ता में आने की होड़ लगी है और इसीलिए चुनावी वादे यानी कि मुफ्त के वादों की जो छड़ी है वो भी लगती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कोई इसे मुफ्त की रेबड़ी कह रहा है, कोई जनता का कल्याण। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या जन कल्याण या देश का दिवाला, ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से मुफ्त के वादे किए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस सवाल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ में केंद्र और चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और इसी के साथ 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जहां 1 और 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर देश में सियासी तापमान हाई है, वहीं सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से लुभावने वादे करने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है और एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों ने सरकार के लुभावने वादों और जनता को मिलने वाली मुफ्त की रेबड़ियों के बीच में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त की रेबड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पालीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ की ओर से की गई सुनवाई के बाद दोनों राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है, जिनमें राजस्थान की गहलोत सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार शामिल है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन और आरबीआई को भी नोटिस जारी किया। सभी को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। जनहित में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले सरकार की ओर से नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार ये होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर आता है। राज्य सरकारों को जनहित योजनाओं को चलाने से कौन रोक रहा है, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले जिस तरह से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है, उसका असर तो आम जनता पर ही पड़ता है। ऐसे में न्यायालय के अलावा वो और कहां जाकर अपनी बात रखे। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं कि चाहे दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, गहलोत सरकार की ओर से फ्री मोबाइल वितरण या शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना, इन सभी करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हर वो दल जब विपक्ष में होता है तो मुफ्त की रेबड़ियों पर सवाल खड़े करता है, लेकिन सरकार में आते ही सुर बदल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो चुनाव नजदीक हैं और जिस तरीके से मुफ्त के वादे किए जा रहे हैं, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी नेता अमित तिवारी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान मेरे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत राहुल जी आप ही के साथ में करूंगी। जिस तरीके से ये जो वादे किए जाते हैं, जिन्हें जन कल्याणकारी नीति भी कहा जाता है, और इसी के साथ में अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो कहा जाता है कि मुफ्त की रेबड़ी है, आखिरकार कितना असर पड़ता है इन सब चीजों का आपकी नजरों से? में कुछ चीज देने लगते हैं तो आपकी इकोनॉमी पे एक बोझ पड़ जाता है और वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सोच समझ के थोड़ा हमें 2-3 चीजों पे फोकस करना होगा। एक तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारी जो थिन लाइन है पब्लिक वेलफेयर में और फ्रीबीज में, उसको थोड़ा डिफाइन किए जाने की जरूरत है। देखिए, भारत एक गरीब देश है और यहाँ आपको पब्लिक वेलफेयर के काम करने ही पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है तो आपको फ्री में आपको राशन देना पड़ेगा, कम कीमत पे राशन देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो जरूरतमंद है उसी तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों के पास आवास नहीं है तो आपको आवास देने ही पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि आप जिसको दे रहे हैं उस तक, जिसको जरूरत है उस तक चीजें पहुंचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है ठीक है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा है ना कि भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है तो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम आएंगी इस देश में, लेकिन जैसे दिल्ली में क्या सबको 200 यूनिट मुफ्त बिजली होनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, लेकिन जो उसका पे करने के काबिल हैं, योग्य हैं, तो उनको क्यों फ्री दिया जा रहा है? बिल्कुल। या पानी उनको जो पे करने के योग्य उनको क्यों दिया जा रहा है? आप साफ पानी अवेलेबल कराइए सबको। क्या आप दिल्ली के नागरिक टैप से निकला हुआ पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। और किसी भी देश की राजधानी, पूरे विश्व में आप किसी भी देश की राजधानी में चले जाइए, दक्षिण एशियाई देशों को छोड़ के, आप टैप से निकला हुआ पानी वो पीने योग्य होता है। तो हमें अपनी सर्विस सुधारनी है, साथ के साथ हमें ये भी देखना है, जैसे पंजाब है, पंजाब में मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन पंजाब पे सबसे ज्यादा कर्जा है। मध्य प्रदेश अपनी जीडीपी का 28% खर्चा कर देता है सिर्फ फ्री बिज में। लेकिन अगर जो आप जैसे लाडली बहना योजना है या आवास योजना है, तो उनको अगर जो आप जैसे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, आप विमेन्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें देखने की जरूरत है। या आप जैसे टीबी बांटना, साउथ में हमने देखा था एक टाइम पे टीबी बांटे जा रहे थे, तो टीबी बांटा जाना वो फ्री बिज हो सकता है, लेकिन किसी को आवास देना फ्री बिज नहीं हो सकता है। किसी को स्वास्थ्य सेवाएं देना फ्री बिज नहीं हो सकता है। फ्री बिजली देना किसी लेकिन राहुल जी, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, तो इस दौरान संविधान के हिसाब से जो चीजें कुछ ऐसी भी हैं जिनको देना जो है वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहलाता है। बिल्कुल, देखिए जैसे आप वृद्धावस्था पेंशन देते हैं किसी को, तो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत है वृद्ध लोगों को कि उनके भी खर्चे होते हैं, वो कहां से फुलफिल होंगे? अगर जो कोई जॉब नहीं कर रहा है, गांव में रहने वाला आदमी है, खेती, अब जैसे किसानों को आप जो 2000 रुपए दे रहे हैं, पीएम सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि है, तो इस देश के किसानों को जरूरत है, क्योंकि इस देश के किसानों की लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, वो उतना उत्पादन और उनको फसल के उतने दाम नहीं मिल पा रहे हैं छोटे किसानों को। आप बड़े किसानों को क्यों दे रहे हैं? बड़े किसानों को मत दीजिए, छोटे किसानों को दीजिए, 1 एकड़ के 2 एकड़ के किसानों को दीजिए। तो सवाल ये है कि हर चीज को इस नजरिए से देखना। देखिए आजकल सबको ये लग रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कि वो टैक्स पेयर का पैसा है। कौन से टैक्स पेयर जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं? सवाल ये भी है ना कि सारे टैक्स पेयर को ये लग रहा है इस देश में कि वो जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं उससे देश चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई, जब मैं जाके एक चिप्स का पैकेट खरीदता हूं तो मैं भी इनडायरेक्ट टैक्स देता हूं। जब किसान कुछ भी चीज खरीद रहा होता है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो इस देश के टैक्स पेयर को ये नहीं लगना चाहिए कि वो देश को चला रहे हैं। जो कुछ भी खरीद रहा है इस देश में, वो गरीब खरीद रहा है, अमीर खरीद रहा है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, तो उसकी भी टैक्स कलेक्शन में भागीदारी है। देश की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ दे रहा है, तो ये समझने की जरूरत है। अमीर लोगों को ये लग रहा है कि वो देश पे बोझ बढ़ता जा रहा है, और उनको ये लग रहा है कि भारत तो एकदम अमीर हो गया है। अब 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, तो फिर भारत की आप स्थिति भी समझ सकते हैं कि भारत, देखिए इस देश ने काला हांडी भी देखा है, भुखमरी भी देखी है इस देश ने, स्वास्थ्य सेवा इस देश की बदतर है। तो जहां एक तरफ देखिए आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाई देंगे, वहां जिला अस्पतालों में क्या हालत है ये भी देखने की जरूरत है। सरकारों को अगर जो इस देश को सच में कुछ देना है, तो आप स्वास्थ्य सेवाएं सुधारिए, एजुकेशन सुधारिए। आप प्राइवेट स्कूल में लोग 25-30 हजार रुपए पर मंथ फीस दे रहे हैं, क्या जरूरत है उस फीस को देने की? अगर जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी और अच्छी एजुकेशन हो प्राइमरी स्कूल में, या स्कूलिंग आपकी अच्छी हो, क्योंकि सरकारी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए तो जा रहे हैं लोग प्राइवेट में। बिल्कुल राहुल जी वापस लौटूंगी। भूदेव शर्मा जी, जिस तरीके से ये वादे किए जाते हैं, क्या इनके अलावा हमें उस स्तर पर काम नहीं करना चाहिए? जैसे राहुल जी कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में हम इतनी फीस सबमिट करते हैं, तो क्या हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्या हमें उन्हें बेहतर नहीं करना चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं करनी चाहिए? ये मुफ्त में जिस तरीके से 500 रुपए में सिलेंडर मिलना और तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, क्या इनके अलावा हम किसी और तरीके से रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते? सबसे पहले तो मैं, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं भी 2-4 बातें कहना चाहूंगा। आपने पूछा कि 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं, तो ये क्या है? ये 500 रुपए में सिलेंडर देना, ये कोई मुफ्त की योजना? सब्सिडी की जा रही है, देश के लोगों के टैक्स का पैसा है। कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। मुफ्त की रेवड़ियां तो उन्हें कहते हैं कि जब चुनाव आयोग भी
चुनाव आयोग भी अपनी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को 5 घंटे आगे बढ़ा दे, क्योंकि मोदी जी की रैली होने वाली है। आपने देखा हो 2019 में किस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोदी जी की रैली की वजह से 4 घंटे 5 घंटे के लिए आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि वो उसमें मुफ्त की घोषणाएं करने वाले थे, रेवड़ियां बांटने वाले थे। तो ये जो चलन चला है ना 2014 से देश के लोगों को बरगलाने का, और आपने कहा कि राहुल जी कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और प्राइवेट स्कूल सरकारी, आप राजस्थान में जाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल वहां पर देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम नहीं, सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम। जबकि इनकी जब सरकार थी तो कितने स्कूलों को बंद कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, और कितने स्कूल और कितने कॉलेज राजस्थान में खोले गए जितना अभी तक नहीं खोले गए। तो ये बात कहना बंद कीजिए कि मुफ्त की रेवड़ियां कौन देता है। मुफ्त की रेवड़ियां देने का चलन चलाया है मोदी जी ने, जो आज भी चला रहे। लेकिन भूदेव शर्मा जी कोई भी पार्टी आज के समय में कोई भी पार्टी भूदेव शर्मा जी ऐसी नजर आती है आपको कि जो चुनावी वादे किए जाते हैं मुफ्त की रेवड़ी नहीं साबित होते हैं? नहीं, चुनावी वादे किए जाते हैं उनको पूरा करो ना। आप अगर जनता से वादे कर रहे हैं तो उनको पूरा करो, अगर पूरा कर रहे हैं तो वो रेवड़ियां कैसे हो गई? आप कोई भी वादे कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए सरकार होती है। भूदेव शर्मा जी मुफ्त में, भूदेव शर्मा जी चीजें देना, उसके बाद राज्य के अंदर कर्ज बढ़ना, राजस्थान में आप ही की सरकार है ना, राजस्थान में आप ही की सरकार है ना भूदेव शर्मा जी। मैं आपको आंकड़े नहीं, राजस्थान के आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बजट नहीं, आप जिन चीज की बात कर रहे हैं मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए। हर बार मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अपनी बात पूरी बिल्कुल, मैं आपकी बात पूरी सुनने के लिए आज यहाँ पे, बिल्कुल, लेकिन नहीं, आपने जो कहा कि जो जनता को वादे आपने पूरे किए। गलत बात नहीं, अगर आप नहीं पूरी बात नहीं कहने, आप मेरी बात तो सुनिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए। आपने जनता के वादों की बात की, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे? मैं एक छोटा सा आंकड़ा आप लोगों को बता रही हूँ, मैं एक आंकड़ा आपको बता रही हूँ ना। आपने राजकोष की बात की है, आप कर्जे की बात यहाँ पर चल रही है। मुफ्त के वादे किए जाते हैं लेकिन कर्जा तो बढ़ता है ना राज्य पे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं वही एग्जांपल राजस्थान में बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं बीजेपी से भी पूछूंगी इसको लेकर सवाल। राजस्थान में अगर बजट की बात नहीं, राजस्थान में बजट की बात मैं आपसे, राजस्थान आप सुन लीजिए, फिर चर्चा का समय निकल जाता है भूदेव शर्मा जी, चर्चा नहीं हो पाती ढंग से। 2,73,468 करोड़ जो बजट है, और जो खर्च और कर्जे की बात मैं आपको बता रही हूं 5,37,012 करोड़, 2 गुना उस दौरान कर्जा है। तो ऐसे वादे से क्या फायदा जहां पर राज्य में कर्जा हो रहा है? मुझे इसका जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दूंगा। हाँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीच में ना बोले। मैं बीच में नहीं, आप जवाब हो जाए उसके बाद ही आप अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि ये आप न तो आप बीजेपी प्रवक्ता के बीच में बोलते हो, न कोई राजनीतिक विश्लेषक हो जो मोदी के भक्त बने जा रहे हैं उनके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बीच में भी नहीं बोलते हो। लेकिन अगर आप हमें अपना जवाब नहीं देने देते हो, आपने कहा कितना कर्ज है, केंद्र सरकार पर कितना कर्ज है आपको पता है क्या? जितना पिछले 70 साल में नहीं हुआ उतना उन्होंने 9 साल में ले लिया। पता है क्या आपको इस बात का? ये कहां से हो गया ये कर्जा? हाँ। है राज्य के लोगों का पैसा है जो टैक्स में देते हैं, अगर उनको अगर कोई सहूलियत दी जा रही है तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, अगर कॉलेज खोले जा रहे हैं, अगर अस्पताल खोले जा रहे हैं, ये तो नहीं है। अगर किसान की फसल अगर आज बर्बाद हो जाती है, उसका लोन माफ किया जाता है तो ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। लेकिन अडानी और अंबानी का अगर कर्जा माफ किया जाता है तो ये मुफ्त की रेवड़ी है। उद्योगपतियों का लोन माफ किया जाता है तो आप नहीं बोलते हो। तो कर्जा बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसान को कोई रिबेट दे दी जाए तो कर्जा बढ़ जाता है तो आपको दिक्कत है। आप इस पर सवाल पूछिए, क्या अडानी अंबानी का कर्जा क्यों माफ करते हो? किसान का कर्जा माफ करने में भूदेव शर्मा जी, आप सीधे तौर पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप बीजेपी से, मैं आने दीजिए ना नंबर बीजेपी का, मैं बीजेपी का भी आंकड़ा लेके बैठी हूँ, मैं पूछूंगी उनसे सवाल। राज्य में आपकी सरकार है राजस्थान में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उस पर जवाब दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर किसी समय राज्य के लोग जो टैक्स देते हैं, आज में ये बताइए कि जो राज्य सरकार का हिस्सा है 42%, क्या वो केंद्र सरकार पूरा दे रही है? कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं, कभी किसी चीज का बहाना बनाते हैं। आज राज्यों को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, और अगर राज्यों को पैसा नहीं मिलेगा तो राज्य सरकार कैसे सरकार चलाएगी? कैसे सरकार चलाएगी आप बताइए? और वहाँ के लोगों को अगर जरूरत है तो उनके लिए स्कूल भी खोलने पड़ेंगे, उनके लिए अस्पताल भी खोलने पड़ेंगे, उनके लिए कॉलेज भी खोलने पड़ेंगे। ये सरकार का काम है। 15 लाख रुपए झूठे वादे नहीं किए जाएंगे, रोजगार भी दिया जाएगा, रोजगार भी उनको देने पड़ेंगे, किसानों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा अगर किसान पे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो। लेकिन अडानी और अंबानी का जब कर्जा माफ होता है, कर्जा वो नहीं करना चाहिए।
ठीक है, झूठे वादे नहीं करने चाहिए कि आपको 1,500 रुपए हम दे रहे हैं आपके खाते में, आज अभी चुनाव है तो अभी आपके खाते में 1,500 रुपए चले गए, वैसे नहीं जाएंगे, 1,500 रुपए चले गए। ये झूठे वादे होते हैं, ये रेवड़ियां होती है। लेकिन अगर आप वादे करते हो तो उनको पूरा करने की हिम्मत रखो। हमने हिमाचल में किया, हमने कर्नाटक में किया, वो वादे हम पूरे कर रहे हैं। ठीक है अमित तिवारी जी, विपक्ष की अगर बात करें तो अगर वो वादे करते तो वो हो जाती है मुफ्त की रेवड़ी, आपकी तरफ से वादे किए जाते हैं तो वो सही ठहराते हैं। केंद्र सरकार सहायता नहीं करती है, राज्य सरकार की कर्जा बढ़ता जा रहा है। आखिरकार जब आप अपने वादों के लिए खरे उतरने की कोशिश करते हैं तो राज्य सरकार को पैसा क्यों नहीं देती है केंद्र सरकार? जवाब दीजिए। पंकज जी देखिए, जन कल्याण की जो नीतियां होती हैं उसे हम रेवड़ी नहीं कह सकते हैं, वो सुरक्षा कवच है। और सुरक्षा कवच किसके लिए है? गरीब के लिए है, वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए है, सबके लिए नहीं है। अगर आज विश्व के पटल पे भारत को चमकता हुआ उभरता हुआ देखना है तो उसमें 5, 15, 25% की भागीदारी से नहीं होगा। हमें सबकी भागीदारी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी चाहिए, जो कल तक शोषित थे, जो जातियों में बटे हुए थे, उन सबको एक उन भेदभाव को भुलाकर एक साथ आने की, एक साथ भागीदारी देने की जरूरत है। तो जब हम बात करते हैं सबको साथ लेकर चलने की, और जैसा कि आपने राजस्थान की कर्नाटक की बात की, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे। उस फ्री बिजली के नाम पर आज बिजली दरों में 50% की वृद्धि हो गई है। आपने फ्री बिजली देने का वादा किया और बिजली को 50% से महंगा कर दिया। आज मैं कर्नाटक में ही बैठा हूं, भूदेव शर्मा जी अगर इसको झुठला सके तो बताएं। दूसरी बात, आपने कर्नाटक में कहा कि हम ट्रांसपोर्ट फ्री कर देंगे। उस ट्रांसपोर्ट फ्री करने के नाम पे आपने प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका भंटादार कर दिया। ना एक भी नई बसेस हैं, ना एक भी नए रूट्स पे बसेस चल रही हैं। बसेस आने में डिले हो, जो पहले हर 5-7 मिनट में बसेस थी, आज वो बढ़कर 15 मिनट हो गया है। लोगों को बस स्टैंड पर इतना भीड़ हो जाती है, लोगों को वेट करना पड़ता है। तो इसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं। जब आप चुनाव पाने की, सत्ता में आने की लालसा से आप ग्रसित हो जाते हैं और अनाप शनाप योजनाएं बोलने लगते हैं तो उसे हम फ्री की रेवड़ी कहते हैं। आप देखिए किस तरीके से डीके शिव कुमार ने कर्नाटक इलेक्शन के दौरान नोट उड़ाए थे। हम सब ने विजुअल्स देखे थे, वो बस के ऊपर से नोट उड़ा रहे थे, उसे कहते हैं फ्री की रेवड़ी। लेकिन अगर आप किसी गरीब को घर देते हैं, किसी गरीब को वो भूखा ना सोए उसके लिए उसे अन्न देते हैं। वो काम तो राजस्थान में भी वो लोग बोल रहे हैं ना कि हमने जो योजनाएं चलाई हैं उसके भी आपसे हम भी तो सहायता कर रहे हैं। फिर बीजेपी जो है, जब रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं या कोई भी जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है और हम जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, हम जो सहायता करना चाहते हैं वो हमारे जो है वो जन कल्याणकारी योजना में आते हैं। ये दो तरफा कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, वही दो तरफा कैसे ही है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप सब देखिए, आज मैं बिजली का बिल देने में सक्षम हूं, आप हमारे पैनल पे सभी लोग बिजली का बिल देने में सक्षम हैं। इनके लिए बिजली मुफ्त क्यों हो? जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री जी का शपथ लिया था और तब उन्होंने जब कहा था कि गैस सब्सिडी आप छोड़ दीजिए, मैंने भी छोड़ा था। जो सक्षम थे सबने, करोड़ों देशवासियों ने उस आह्वान पे गैस सब्सिडी छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसका हक गरीबों को मिलना चाहिए और वो मिला। हम सबको, आप नीचे वालों को जब तक एक स्तर तक नहीं लाएंगे तब तक विश्व के पटल पे भारत मजबूती से कैसे दिखेगा? आज अगर हम कहते हैं कि 140 करोड़ का परिवार, इस 140 करोड़ के परिवार में अगर 5% लोग गरीब हैं, 36% लोग जो आंकड़ा नजर आता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो अगर आप उन्हें संबल नहीं देंगे, अगर आप उन्हें शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो कैसे? वो तो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए, उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो उसे फ्री की रेवड़ी नहीं, उसे सुरक्षा कवच कहते हैं। फ्री की रेवड़ी कब होता है? जब आप सबके लिए सब कुछ बंदर बांट कर दें। जिस तरीके से आपने देश के जो भी संसाधन है उनका किया है, बंदर बांट कैसे किया? ना बीच में बोले। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश का भूदेव शर्मा जी, मैं सवाल करूं, मैं मध्य प्रदेश का, भूदेव शर्मा जी, मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा लेके बैठी हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ उनकी बातें। भूदेव शर्मा जी सुन लीजिए, भूदेव शर्मा जी सुन लीजिए। मैं पूरा मौका मैंने आपको भी दिया, राहुल जी को भी दिया और अमित जी को भी दिया। आप मेरे सवाल पर जवाब सुन तो लीजिए, मैं आगे का सवाल क्या करने वाली हूँ। आप बीच में राजस्थान का मैंने आंकड़ा किया, आपको बता दिया, आप तो बौखला गए हैं।
ऐसे काम नहीं चलेगा ना। मैं पूछ रही नहीं भूदेव शर्मा जी, इस तरीके से नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं अमित तिवारी से भी पूछ रही हूँ, मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करने जा रही हूँ। आप कैसे बीच में ये बोल सकते कि आपको कब कौन सा सवाल पूछना है? मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब दीजिए। अमित तिवारी जी, बजट की बात की जाए, मध्य प्रदेश में तमाम तरीके की योजनाओं का जिक्र खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है और इस दौरान तमाम योजनाओं को चलाने के लिए और वादे वो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कितने कर्जे में है, बजट क्या है उसका, उस पर भी जरा मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। 3,14,25,000 करोड़ का ये बजट है, जिसमें से 3,78,06,000 से ज्यादा का कर्ज जो है वो राज्य सरकार पर है। तो क्या वो वादे जो पूरे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने कर्नाटक का जिक्र किया कि कर्नाटक में जो बिजली दर है वो बढ़ा दी गई है, तो क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है? आप जनता का पैसा फिर से जनता पर बोझ डाल रहे हैं, ये कैसी नीति है? जी बिल्कुल पंकज जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, कल तक जो प्रदेश, आपने मध्य प्रदेश की बात की, कल तक जो प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वहां सड़कें में गड्ढे था या गड्ढों में सड़क थी वो पता नहीं चलता था। आज वो प्रदेश 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ठीक है। देश की जीडीपी में उसका 5 से 6% उसका योगदान हो रहा है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। और कोई भी एक जो विकसित प्रदेश है, एक जो विकसित राज्य है, एक राष्ट्र, अगर आप एक विकसित राष्ट्र है तो उसे वो उसका जो फाइनेंशियल डेफिसिट होगा वो निश्चित तौर पे बढ़ा होगा, क्योंकि उसको जन कल्याण कार्य करने हैं, उसको स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। ठीक है। रोजगार के लिए संभावनाएं तलाश लेकिन अमित तिवारी जी, अब जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप या तो फिर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो बीजेपी शासित राज्य, वहां पर आप पूरी तरीके से फंड की व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी जो कर्जा है उसको उतारने की कोशिश करें, पूरी सहायता करें, लेकिन जहां पर कांग्रेस से विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि हम तो काम करना चाहते हैं, केंद्र सरकार हमें फंड ही नहीं देती है। इसका झूठ मैं आपको अभी बताता हूं। अभी इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब मंच पे प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद थे तो उन्हीं छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा था कि हमें केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है और कई बार तो बढ़ चढ़कर जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में वो झूठ बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके इसलिए उन्हें सच बोलना पड़ा। लेकिन जहां वो झूठ बोल सकते हैं, जैसे भूदेव शर्मा जी अभी यहाँ पर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ बोल सकते हैं तो उन्होंने बोला, लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में सच बोलना पड़ा उनके मंत्री को। जवाब ले लेते हैं अमित शर्मा जी, अब माफ कीजिएगा अमित तिवारी जी, भूदेव शर्मा जी जवाब दीजिए। पंकज जी, अभी इन्होंने कहा झूठ बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पर करिए। पंकज जी आप भी जाइए, मैं तो सलाह देता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल से जिस विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं, उस विधानसभा की अगर सड़कें अगर ठीक हो तो मैं, आप जो कहोगे हम राजनीति छोड़ देंगे, कभी भी किसी डिबेट में नहीं बैठेंगे। मैं तो वहाँ खुद प्रभारी हूँ यूथ कांग्रेस की तरफ से, मैं वहाँ देखता हूँ 65 किलोमीटर को चलने के लिए 4 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। सड़कें नहीं है उनकी खुद की विधानसभा में, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? जो सांसदों ने गांव गोद में लिए थे वो कहाँ चले गए? 15 लाख रुपए का जो तुमने झूठा सपना दिखाया था, रेवड़िया बांट रहे थे, वो कहाँ गए? वादे किए थे उनको करो, इनसे पूछो ये सवाल। मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश का अगर यही विकास है तो फिर आज वहाँ इस तरह की हालत क्यों है कि उनके मुख्यमंत्री के चेहरे को ये सामने नहीं लेके आना चाहते हैं? बोलते हैं कि शिवराज सिंह जी कोई चेहरे ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। पूरे प्रदेश की क्या हालत है ये अब किसी से छुपी नहीं है। तो पंकज जी इनसे, तिवारी जी से बोलिए कि आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आपके सरदार झूठ बोलते हैं। जिनके सरदार झूठ बोलते हैं तो सेना तो झूठ बोलेगी। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलते, जो विकास किया है उसको बताते हैं, खुलेआम बताते हैं। ठीक है अमित तिवारी से जवाब लेंगे, लेकिन राहुल जी आपसे इस दौरान दोनों राज्यों में जो कर्जे की बात की जाए, इतना कर्जा बढ़ता जा रहा है, कितना असर पड़ता है जनता पर? देखिए, निश्चित तौर पे जब कहीं कर्जा बढ़ेगा तो जनता पे असर पड़ेगा। देना किसको है? मुख्यमंत्री कोई अपने घर से तो देने वाले हैं नहीं। कोई अपनी जमीन बेच के, अपनी जायदाद बेच के तो देंगे नहीं मुख्यमंत्री। ये देना जनता को है। बिल्कुल। तो आप ऐसे ले लीजिए, देना जनता को। ये देखिए सबसे ज्यादा अगर जो किसी पे, पंजाब 40% बढ़ा दिया है पंजाब ने अपने खर्चे, और पंजाब पे सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य है, लेकिन फिर भी फ्री बीज दिए जा रहा है पंजाब। जबकि पंजाब के किसान सबसे संपन्न किसान है, पंजाब की जनता सबसे संपन्न जनता है। एक टाइम पे पंजाब का उदाहरण दिया जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में कोई भी फ्री बीज की जरूरत है। केरल सरकार नहीं देती है फ्री बीज। अपने जीडीपी का जो भी उनका टोटल इनकम होता है टैक्स से, उसका
0.1% खर्चा करती है। केरल भी डेवलप राज्य है, तो केरल भी ये दे सकता है। बाकी जैसे अगर जो आप बाकी और राज्यों को देखेंगी तो दिल्ली पहले नंबर पे, पंजाब दूसरे नंबर पे, दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। इसमें मध्य प्रदेश भी खूब सारा दे रहा है, मध्य प्रदेश का घाटा है, इसमें कोई शक नहीं है। बजट ये घाटा उनका बढ़ता जा रहा है। तो सोच समझ के देने की जरूरत है। मैं ये बोल रहा हूँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि पहले बजट देखिए, उसके बाद आप वादे कीजिए ताकि जनता पर उसका बोझ ना पड़े। एक तरफ मुफ्त की चीजें, दूसरी तरफ जनता पर बोझ डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हो क्या रहा है कि ये सब वोट के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि कल को गहलोत जी राजस्थान से चले जाएंगे तो देना किसको, एक अगली सरकार आएगी। मध्य प्रदेश से अगर जो बीजेपी चली जाती है तो देना किसको, अगली सरकार आएगी। मेरा तो सुझाव ये है कि इन राज्यों को वो ही नहीं दिया जाए, कर्जा ही नहीं दिया जाए। रिजर्व बैंक जो कर्जा दे रहा है या वर्ल्ड बैंक से जो ये कर्जा लेके आते हैं, सरकार को इनको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए कर्जा लाने के लिए। जब यही सब करना है तो इनको ये राजनीति के लिए, देखिए आप लेके आइए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, कंपनीज लेके आइए, अपने उद्योग धंधे लगाइए, आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि आपके यहाँ रोजगार जनरेट हो। आपको जहां देना चाहिए वहां दे नहीं रहे। आपको सस्ती बिजली देनी चाहिए, सस्ती जमीन देनी चाहिए उद्योग धंधों के लिए लगाने के लिए, ताकि रोजगार जनरेट हो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बिजली बहुत महंगी है और भारत बनना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग हब। जमीन आप नोएडा में खरीद लीजिए उद्योग धंधे लगाने के लिए, आप जमीन में ही कंगाल हो जाएंगे खरीदने में, तो आगे क्या यूनिट लगाएंगे आपके किसी चीज की। तो सवाल ये है कि सरकार को भी पॉलिसीज पे गौर करने की जरूरत है और एक ऐसी पॉलिसी आने की जरूरत है जिसका सब राज्य फॉलो करें कि भाई जमीन आपको सस्ती देनी है, बिजली आपको सस्ती देनी है, लेबर भी ठीक ठाक रहे, ताकि ज्यादा उद्योग धंधे विकसित हों और ज्यादा रोजगार मिले। अगर जो आप बिजली इतनी महंगी उद्योग धंधों को देंगे तो वो क्या, आप चीन का कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे? अगर जो आपको चीन का मुकाबला करना है तो बिजली और लेबर और जमीन सस्ती देनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। अमित तिवारी जी, जिस तरीके से राहुल जी ने बात कही और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं भूदेव शर्मा भी कि जमीनी स्तर पर तो काम नहीं हो रहा है, पता नहीं कहां के वादे आप गिनवा रहे हैं, जवाब दीजिए जरा जल्दी से। नहीं पंकज जी, देखिए राहुल जी ने बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही उचित बात की है, मैं उनकी सराहना करता हूं। पर देखिए जिस तरीके से अगर आप जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों को पैसा देती है और उस पैसे का अगर वो रिपोर्ट मांगती है कि इस पैसे को आपने कहां कहां खर्च किया, किन जनहित कार्यों में खर्च किया, राज्य की सरकार उसका रिपोर्ट नहीं देती है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि हमें, आपने बंगाल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बंगाल में हमने 2 लाख करोड़ दिया, जब उसका पैसा, जब उसका रिपोर्ट मांगने आया तो वो आज धरना प्रदर्शन करने दिल्ली आ गए। ठीक है अमित तिवारी जी, समय कम है इसलिए भूदेव शर्मा जी जल्दी से छोटा सा कमेंट 30 सेकेंड। पंकज जी, मेरा तो यही है कि देखिए कि आज जिस तरह का परिचालन देश में किया जा रहा है, ये रेवड़ी बांटने की जो प्रथा जो चालू की है 2014 से, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। इनके द्वारा जो वादे किए गए वो कभी पूरे नहीं किए गए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए भूदेव जी, कितना झूठ बोलेंगे? कम से कम जाते जाते अपने दिखाने का काम मत कीजिए। ठीक है भूदेव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से जल्दी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर अब लगातार जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही। इसी के साथ मुफ्त की रेवड़ी वाला जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक्शन लेना शुरू किया है, नोटिस भी जारी किया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देख रही है एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।